अब एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं, किसका? गॉस लॉ का। तो देखिए, लेटस से ये क्लोज्ड सरफेस एस है और इस सरफेस के बाहर एक चार्ज है, लेटस से क्यू आई। ठीक है, ठीक है। साइन जो भी रहेगा चार्ज का वो आप साइन के साथ रख दीजिएगा। प्लस है तो +5 कूलम रखिए, माइनस है तो -5 कूलम, जो भी चार्ज रखना है रखिए। ये साइन के साथ चार्ज रखिए। अब मेरा कहना है कि इस चार्ज QI की वजह से इस पूरे क्लोज्ड सरफेस पे मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, छोटा छोटा सरफेस को हम लेते हैं। क्या करेंगे, यहां पे मान लीजिए कि एक छोटा सरफेस ds लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। छोटा सरफेस ds, उस ds को कवर करते हुए हम पीछे की ओर बढ़ते हैं ऐसे। ऐसे, ठीक है। यहां रहा चार्ज QI, यहां रहा ds, यहां पर रहा एक दूसरा ds। दोनों का नाम अलग अलग कर देते हैं। इस ds का नॉर्मल डेफिनेटली इधर है, n2 बोल दीजिए। इस ds का मैग्नीट्यूड भी अलग है, ds2 बोल दीजिए। इस छोटे से सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड ds2। QI की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बताइए, इस तरह से अज्यूमिंग दैट कि इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव है, किस तरह से होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो सरफेस लिए थे यहां पे, ये इसका भी नॉर्मल बनाने की जरूरत है। कौन सा नॉर्मल? आउटवर्ड नॉर्मल। इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या लिया जाएगा? ds1। अलग अलग होगा ना। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऐसे है, ऐसे। अब ध्यान देते रहिए कैसे हम गॉस लॉ की तरफ प्रोसीड करें। इस एंगल को θ2 बोलिए, ठीक है। और ये जो एक्यूट एंगल है, ये इसको θ1 बोलिए। ध्यान देते जाइएगा हम क्या कर रहे हैं। हम क्या किए कि चार्ज QI से छोटा सा कोनिकल टाइप का प्रोजेक्शन ऐसे लेते चले गए और ds1 और ds2 एरिया कवर हो रहा है। देख रहे हैं, ये कौन हो गया? ये कोनिकल जो है शेप, इस तरह से ds2 ds1 कवर होते हुए कहां पे कन्वर्ज किया है? QI पे। अच्छा, QI से दूरी ds1 का क्या ले लीजिए? r1। r1 is the distance of QI from ds1. Similarly, r2 is the distance of QI from ds2. ठीक है, ये याद रखिएगा। r1 distance of ds1 from QI and r2 distance of ds2 from QI। ये सब दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं गॉस लॉ पे कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था। गॉस लॉ क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड
का फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेसेस किसके बराबर निकल के आना चाहिए? इस केस में एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना निकल के आना चाहिए? 0। ये तो उनका स्टेटमेंट था ना, तो अभी हमको ये दिखाना है कि ये सच में 0 आएगा एकदम न्यूमेरिकली। फिर हम चार्ज को अंदर भी डालेंगे और फिर ये प्रूफ करेंगे कि अच्छा उस केस में क्यू आई बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा क्या? फ्लक्स, केस बाय केस। तो पहले हम कौन सा केस लिए हैं कि जब चार्ज क्यू आई सरफेस के बाहर होगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि ds1 सरफेस पे E डॉट ds करेंगे तो क्या होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ds1? देखिए E1 वेक्टर एट ds1 क्या है? देखिए तो E1 का पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं k qi बाई r1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ds2 लोकेशन में कितना है फिर? k qi बाई r2 स्क्वायर। ये कहां से आया है? कूलम्ब लॉ। एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक स्टेशनरी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लिखे हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब क्या करें? इस सरफेस पे जो फ्लक्स है, इस सरफेस पे छोटा सा फ्लक्स, उसको क्या बोलेंगे? d∅1 वो लिखते हैं। फ्लक्स क्या लिखाएगा? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड k qi बाई r1 स्क्वायर, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड गुने यहां का सरफेस एरिया ds1 और गुने क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के नॉर्मल के बीच का एंगल का कॉस, यानी कॉस ऑफ दिस एंगल, इसको बोल दीजिए फाई। तो फाई कितना के बराबर है? देखिए तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, फाई कितना के बराबर है? पाई माइनस थीटा 1 है कि नहीं है? पाई माइनस थीटा 1। तो मैंने छोटा सा फ्लक्स जो ds1 सरफेस के पास होगा वो इस लॉजिक से लिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एट द लोकेशन ds1 गुने मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ds1 गुने एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द लोकेशन ds1। सिमिलरली छोटा सा फ्लक्स एट ds2 एरिया, ds2 एरिया के आसपास टोटल कितना फ्लक्स होगा? क्या लिखेंगे? k qi बाई r2 स्क्वायर ds2 cos ऑफ, यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है? θ2, ये होगा। अच्छा, अब ध्यान देते रहिए, d∅1 कितना के बराबर आया? माइनस k qi बाई r1 स्क्वायर ds1 cos θ1 और d∅2 कितना के बराबर आया? k qi बाई r2 स्क्वायर ds2 cos θ2। अब मजे की बात यह है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। किस चीज पे ध्यान दीजिए? इस चीज पे ध्यान दीजिए। कुछ याद आया? कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए तो क्या है वो? ds1 cos θ1 बाई r1 स्क्वायर। याद कीजिए तो ds1 cos θ1। देखिए ऑब्जर्वर, अगर यहां पे ऑब्जर्वर रहा होता, इमेजिन कीजिए कि ऑब्जर्वर रहा होता, तो उसका ये लाइन ऑफ साइट क्या रहता है? ये लाइन ऑफ साइट, और एरिया जो ये ds1 जो इस लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, वो θ1 है। तो ds1 cos θ1 बाई r1 स्क्वायर तो कुछ नहीं बल्कि ds1 एरिया का सॉलिड एंगल है जो यहां पे बन रहा होगा। अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर रहा होता तो उसकी नजर में ds1 एरिया का जो सॉलिड एंगल बनेगा वही तो ये है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ds1
कहां पे? एट द लोकेशन ऑफ क्यू आई। तो हम ये लिख दें कि डी फाई वन छोटा सा फ्लक्स को हम ऐसे लिखें माइनस क्यू आई इंटू सॉलिड एंगल। किसका सॉलिड एंगल? सरफेस वन का सॉलिड एंगल। सिमिलरली यहां पे ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए इस पे क्या लिखे, छोटा सा फ्लक्स थ्रू DS2 एरिया क्या हो जाएगा, के क्यू आई इंटू सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई DS2 एरिया एट ऑब्जर्वर। सिमिलरली है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि DS2 DS1 दोनों तो सेम ही सॉलिड एंगल बना रहा है ना ऑब्जर्वर के पास। ये जो सॉलिड एंगल है ये तो सेम ही है ना, और DS1 एज वेल एज DS2 देखिए दोनों एरिया सेम ही कोण पे लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि फ्रॉम फिगर सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय DS1 एंड DS2 सेम है, देयरफॉर डी फाई वन बराबर माइनस के क्यू आई इंटू छोटा सा सॉलिड एंगल, और डी फाई टू क्या हो जाएगा प्लस के क्यू आई छोटा सा सॉलिड एंगल। दोनों को जोड़िए, तो इस दोनों क्वांटिटी को जोड़िए तो क्या निकल के आया, 0। यानी इस QI की वजह से जो DS1 और DS2 सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स वो क्या निकल के आया, 0। और अब मैं क्या करूं कि यही वाला हरकत ये पूरा यहां से लेके ये पूरा पूरा सरफेस पे कवर कर दूं। मतलब अगर मैं ये वाला चीज को इस तरह से इस वाले पोर्शन को मैं पूरा ऐसे घुमाते चले जाऊं, ठीक है, तो पेयर बाय पेयर सबका इस तरह से नेट फ्लक्स कैंसल आउट होते चला जाएगा, इसका फ्लक्स कैंसल आउट हो जाएगा, इसका कैंसल आउट हो जाएगा, और इस तरह से आप ये हरकत पूरे सरफेस पे कर दीजिए तो नेट फ्लक्स पेयर बाय पेयर कैंसल आउट होते चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी इस केस में क्या निकल के आएगा, 0। मैथमेटिकल प्रूफ है ना। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब ये चार्ज अगर अंदर रहा होता तो क्या होता, इस पे बढ़ते हैं। अब डेरिवेशन को आगे ले चलते हैं। एक पार्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया कि चार्ज अगर क्लोज सरफेस के बाहर रहेगा तब तो फ्लक्स बाहर वाले चार्ज की वजह से जो ये फ्लक्स था, किसके ऊपर फ्लक्स, क्लोज्ड सरफेस के ऊपर, वो क्या निकल के आया था, 0। ये प्रूफ हो गया था। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि यही चार्ज मान लीजिए अगर अंदर रहा होता, यहां रहा होता, तब मुझे क्या प्रूफ करना है। गॉस कहते हैं कि उस केस में ये वाला जो टर्म है, ये जो फ्लक्स है, क्या निकल के आएगा इस केस में, QI बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर 3-4 होगा तो फिर सारे चार्ज का सम, ठीक है। तो मुझे अब इस केस को प्रूफ करना है। अब एक बात बताइए कि अब यहां से ऐसे कीजिए, ठीक है। इसको बोलिए DS1, छोटा सा जो यहां सरफेस एरिया लिया है ना, उसको DS1 मैग्नीट्यूड का बोल रहे हैं।
और QI की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। देखिए अगर QI निगेटिव होगा ना तो अपने आप ही वेक्टर का साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। QI अपने आप ही, QI का मैग्नीट्यूड साइन के साथ रख दीजिए, अपने आप ही सही बातें निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम मान रहे हैं कि QI पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा, ठीक है। और ये दूरी लेटर से कुछ R1 है। उसी तरीके से अब क्या कीजिए कि इसी लाइन को थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, इसी लाइन को, इसको ब्लैक से दिखाएं तो ज्यादा ठीक है। इसी लाइन को थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दिए, ऐसे एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। और यहां देखिए ये है सरफेस, इस सरफेस का नॉर्मल बनाए, ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल बनाइए, नाम दे दीजिए N2 और मैग्नीट्यूड हो जाएगा DS2। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कहां पे, DS2 लोकेशन पे, ऐसे होगा। अच्छा, इस एंगल को कुछ नाम दे दीजिए, इस एंगल को बोल दीजिए θ2, इस एंगल को बोल दीजिए θ1। अब ध्यान देने वाली बात देखिए, अब मैं फ्लक्स लिखने जा रहा हूं, फ्लक्स थ्रू, किसके थ्रू, DS1, तो क्या होगा बताइए तो, E1 इंटू DS1 इंटू कॉस ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1, ये होगा। ये छोटा सा फ्लक्स होगा थ्रू DS1। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एट द लोकेशन ऑफ DS1 क्या है, K QI बाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, DS1 और कॉस ऑफ θ1। लेकिन फिर से वही कहानी कि ये टर्म क्या है, DS1 cos θ1 बाई दूरी का स्क्वायर, ये टर्म क्या है, याद कीजिए सॉलिड एंगल वाला लेक्चर। ये DS1 एरिया का चार्ज QI के पास बनाया गया सॉलिड एंगल है, कौन सा, ये वाला सॉलिड एंगल, छोटा सा सॉलिड एंगल जो DS1 बना रहा है। तो ऐसे लिख दें KQI इंटू छोटा सा सॉलिड एंगल, ठीक है। अब बताइए कि मैं पूरे सरफेस पे ये हरकत करना चाह रहा हूं, मैं ये जो फ्लक्स लिखने वाला हरकत है, ये हरकत तो मुझे ये हर DS पे चाहिए ना, यहां वाला DS, यहां वाला DS, मुझे सारे सरफेस पे फ्लक्स लिखना है। तो मैं क्या करूं कि मैं ये जो कोनिकल शेप है, क्या मैं इसको स्वीप कर दूं, ये घुमाते चले जाऊं पूरे सरफेस पे, ताकि पूरा सरफेस एरिया कवर हो जाए। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, इसी छोटे छोटे d5 को क्या करना है, सम करना है ना। तो ये क्या निकल के आएगा, KQI समेशन ऑफ छोटा छोटा सॉलिड एंगल, मान लीजिए DS1 ये सॉलिड एंगल बनाया, और ऐसे ऐसे पूरा हम चारों तरफ घूम जाएंगे, ठीक है। तो पूरे क्लोज्ड सरफेस का सॉलिड एंगल क्या बनता है याद कीजिए तो, सॉलिड एंगल सबटेंडेड by a closed surface inside the surface क्या होता है, 4 पाई। याद कीजिए, अगर कोई सरफेस है और उस, मान लीजिए कोई सरफेस है और उसके अंदर कोई ऑब्जर्वर होता,
तो वही पूरे सरफेस को देखेगा अंदर से, तो टोटल सॉलिड एंगल ये सरफेस कितना बनाएगा 4 पाई। तो मुझे तो अभी जो हरकत करना था, क्या करना था कि इसी को ना जोड़ते चले जाना है। अगर पूरे सरफेस पे फ्लक्स जोड़ना है तो मुझे इसको जोड़ते चले जाना है। तो अगर मैं ये छोटा छोटा सॉलिड एंगल को जोड़ते चले जाऊंगा पूरे सरफेस पे, तो इसका समेशन क्या होगा 4 पाई ही होगा ना। तो k क्यू आई इंटू 4 पाई। बट व्हाट इज k? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई इंटू 4 पाई। 4 पाई कैंसल आउट, क्या निकल के आया क्यू आई बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने गॉस लॉ का स्टेटमेंट अभी कंप्लीटली प्रूव कर दिया। देख लीजिए, टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस S क्या निकल के आया Q एनक्लोज्ड है ना, एनक्लोज्ड चार्ज है ना, बाय एप्सिलॉन नॉट। यही क्यू आई जब बाहर था तो ये फ्लक्स क्या निकल के आया था 0। पिछले लेक्चर में अभी प्रूव किए थे अभी। तो कंप्लीट डेरिवेशन हुआ ना, यानी कि हम शॉर्ट में पिछला रिजल्ट और अभी वाले रिजल्ट को कंक्लूड कर सकते हैं कि नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस S, जिसको आप क्या नाम दिए थे, ये अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया है, ये किसके बराबर आएगा, जो एनक्लोज्ड चार्ज होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए यहां पे मल्टीपल चार्जेस होता, क्यू आई, क्यू जे, क्यू के अंदर में होता, तो तब क्या रिजल्ट आता, इसी लॉजिक से, इसी डेरिवेशन से क्या रिजल्ट आता, E डॉट ds का वैल्यू क्या निकल के आता, तब आता समेशन ऑफ, यानी तब क्या आता क्यू आई प्लस क्यू जे प्लस क्यू के बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यों? तो तब हम यहां पे E1 जो है, E1 का जो स्ट्रेंथ लिखते, वो क्या लिखते, वो सिर्फ क्यू आई की वजह से यहां नहीं लिखते। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्यू आई, क्यू जे, क्यू के सब की वजह से होता, तब जो नेट फ्लक्स निकल के आता वो ये निकल के आता। ये सिंपल दिख रहा है। ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन कर दिया मैंने गॉस लॉ का।